देखो बच्चों, आज हम ग्रामर के अंतर्गत टेंस के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपके सामने ये चार्ट हमने बनाया है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जिसमें वर्तमान समय की बात की जाती है। पास्ट टेंस वह होता है जिसमें बीते हुए समय की बात की जाती है। और फ्यूचर टेंस वह होता है जिसमें आने वाले समय की बात की जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम काल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इनके 4 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस में पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ केवल इंडेफिनिट लिखा, क्योंकि प्रेजेंट भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट भी इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर भी इंडेफिनिट होता है। इसलिए हर इंडेफिनिट के सामने हम काल के अनुसार टेंस जोड़ लेते। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह जब पास्ट में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर इसके बाद जब फ्यूचर टेंस में आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब सब में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो बात आती है इनके पहचान की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इनमें हम अंतर कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा होता है। जैसे राम जाता है, मोहन खाता है, कमला पढ़ती है, किसान खेत जोतते हैं, यानी ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द इनकी पहचान बताते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे। कमला जाती थी, विमला गाती थी, बच्चे पढ़ते थे, चिड़िया चहकती थी, यानी अंत में वाक्य के ता था, ती थी, ते थे आदि लगा होता है। फिर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यानी बच्चा पढ़ता होगा, विमला गीत गाती होगी, वे खेलते होंगे, महेश सोता होगा, माता जी खाना पकाती होंगी इत्यादि। तो इस तरह से इनकी पहचान हम वाक्य के अंत में लिखे गए शब्द के अनुसार करते हैं। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ता था, ती थी, ते थे लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक थोड़ा सा और आता है, कभी कभी ता, ती, ते होंगे नहीं भी लगा होता है। वह खाएगी, वह जाएगी, वह पढ़ेगी, वह सोएगा, तो इसमें जरूरी नहीं कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे लगा हो, ठीक है ना। तो यहाँ ता होगा, ती होगी, ते होंगे की जगह आप जाएगा, खाएगा, सोएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, कूदेगा, उछलेगा, ये भी आ सकते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में कोई आवश्यक नहीं है कि ता था, ती थी, ते थे ही हो। इसमें तमाम बातें आती हैं जिसमें हम वाक्य के अनुसार इसकी हम पहचान करते। जैसे उठा, बैठा, खेला, कूदा, घूमा, मारा, पीटा, खेला, ये सब आ जाते पास्ट इंडेफिनिट में। यानी वाक्य को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वो पास्ट टेंस की बात बता रहा है कि नहीं। मोहन बैठा,
मोहन बैठता था, कौवा बैठा, कौवा बैठता था, गीता पढ़ती थी, गीता ने पाठ पढ़ा। यानी चाहे पढ़ा लिखा, खेला कूदा, सोया गाया, मारा पीटा उछला, ये कहें, और चाहे ता था की थी ते थे कहें। तो इस तरह से इसमें तमाम बातें आ जाती हैं। अब यहाँ केवल ये बताना नहीं है कि ता था ती थी ते थे ही इसके पहचान के शब्द हैं, अन्य बातें भी हैं इसके पहचान के। तो इस तरह से ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था ती थी ते थे, उठा बैठा, खेला कूदा, घूमा खाया पिया, रोया गाया, ये सब आपके पास्ट इंडेफिनिट है। और फ्यूचर में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जाएगा, खाएगा, खेलेगा, घूमेगा, रोएगा, पढ़ेगा, सोएगा, ये सब पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब बात आती है नियम। इन वाक्यों का अनुवाद किस नियम से हम कैसे करेंगे? तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें अनुवाद करना है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज लगा है, तो इसमें जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर मुख्य क्रिया को देखते हैं, वो एक वचन है कि बहुवचन। अगर एक वचन क्रिया एक वचन करता है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन की लगती है, और अगर बहुवचन का करता है तो क्रिया भी हम बहुवचन की लगाते हैं। इसके लिए हमारा सिंपल सा फार्मूला है S फॉर S और P फॉर P। S फॉर S का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर सिंगुलर वर्ब, और P फॉर P का मतलब है प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। यानी अगर वर्ब सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी हमें एक वचन की लगानी है, तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी हमें बहुवचन की लगानी है। अब देखिए बच्चों, तुम्हें वर्ब कैसे जानोगे कि एक वचन बहुवचन? मूलतः जितने वर्ब हैं मूल रूप में वो बहुवचन के होते हैं। जैसे राइट, ठीक है, राइट, गो, प्ले, कम, ठीक है, हियर, ठीक है, सिट, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये मूल रूप से प्लूरल बनी हुई हैं। ये क्या हैं? प्लूरल बनी हुई हैं। जितनी भी क्रियाएं मूल रूप में होती हैं वो प्लूरल होती हैं। इसमें जब हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती हैं। यानी राइट में अगर हम यस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी, राइट्स। अगर गो में ईएस जोड़ देंगे तो गोज, ये सिंगुलर बन गया। अगर प्ले में यस जोड़ देंगे, प्लेज, ये सिंगुलर बन गया। अगर कम में यस जोड़ देंगे तो कम्स, ये सिंगुलर बन गया। अगर हियर में यस जोड़ देंगे तो हियर्स, ये सिंगुलर बन गया। अगर सिट में यस जोड़ देंगे, सिट्स, ये सिंगुलर बन गया। कहने का मतलब जितने भी वर्ब तुम्हें मूल रूप में मिलते हैं वो आपके प्लूरल ऑलरेडी बने होते हैं। उन्हें हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, उनको हमें सिंगुलर बनाना है। और वो सिंगुलर कैसे बनाएंगे? वाक्य के अंत में यस या ईएस जोड़ करके। तो इस तरह से यस या ईएस जोड़ करके हम वाक्य को, वर्ब को सिंगुलर बना लेते हैं। अब हमने तुमको सूत्र बताया कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाओ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ। जैसे बच्चा खेलता है, तो द चाइल्ड, और प्ले में यस जोड़ दो। चाइल्ड एक वचन है, प्ले बहुवचन है, तो उसको प्ले को एक वचन बनाओ, उसमें यस जोड़ दो। द चाइल्ड प्लेज। रमा पढ़ती है, रमा रीड्स, रीड बहुवचन हो जाएगा। रमा एक वचन है तो बहुवचन नहीं, एक वचन के साथ एक वचन हमें क्रिया लगानी है। रमा रीड्स। बच्चे खेलते हैं, अब बच्चे बहुवचन आ गया, और बच्चे बहुवचन आ गया तो प्ले ऑलरेडी बहुवचन बना हुआ है, इसलिए द चिल्ड्रन प्ले, द चिल्ड्रन प्ले।
अध्यापक पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच, द टीचर्स टीच। तो टीच है, प्ले है, गो है, कम है, राइट है, ये ऑलरेडी प्लूरल बने हुए हैं। तो प्लूरल के लिए आपको प्लूरल वर्ब लेना है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लेना है। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब आपके तीन प्रकार के और सेंटेंस हैं, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव निगेटिव है। देखो, जब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। क्या लग जाता है? यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की मदद करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं सहायक क्रिया। तो इसमें तो सहायक क्रिया आती है, डू और डज, चाहे डू का प्रयोग करें और चाहे डज का। लेकिन जब बहुवचन करता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं, जब एक वचन करता होती है तो डज का प्रयोग करते हैं। बच्चा नहीं रोता है, The child does not weep। अब यहाँ एक बात ध्यान और देने की बात है, अगर आप वाक्य में डू और डज का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में लगेगी। डू और डज के साथ कभी भी क्रिया यस या ईएस फॉर्म में नहीं आती है। यहाँ क्रिया ज्यों की त्यों रख दी जाती है। बच्चा रोता, बच्चा नहीं रोता है, The boy does not weep, The boy does not weep। लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, The girls do not sing a song, The girls do not। अब डू क्यों लगाया? क्योंकि 10 बहुवचन है। बच्चा नहीं रोता, बच्चा एक वचन, इसलिए डज नॉट लगाया। तो हमें डू नॉट का प्रयोग बहुवचन के साथ और डज नॉट का प्रयोग एक वचन के साथ करना है। और क्रिया जो मुख्य क्रिया है वो डू डज के साथ अपने मूल रूप में लिखी जाती है। यानी राइट है तो राइट, गो है तो गो, कम है तो कम, हियर है तो हियर। जिस रूप में क्रिया फॉर्म हुई है, जिस रूप में क्रिया बनी है, उसी रूप में उसको लिख देना है। तो इस तरह से निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव का नियम क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिख लेते हैं। डू और डज को वाक्य के पहले लगा लेते हैं। क्या बच्चा रोता है? डू द चाइल्ड वीप, डू द चाइल्ड वीप। क्या लड़कियां खेलती हैं? क्या बच्चा रोता है? डज, क्योंकि बच्चा एक वचन है इसलिए डज द चाइल्ड वीप। क्या लड़कियां रोती हैं? डू द गर्ल्स वीप, डू द गर्ल्स वीप। तो इस तरह से अगर हम निगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डू और डज को सब्जेक्ट के पहले लगा लेंगे। लेकिन मुख्य क्रिया सब में फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम यह है कि पहले डू और डज का प्रयोग कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तब नॉट लगाते हैं। पहले डू और डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग और फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग। क्या बच्चा नहीं रोता है? डज द चाइल्ड नॉट वीप, डज द चाइल्ड नॉट वीप। क्या लड़कियां नहीं गाती हैं? डू द गर्ल्स नॉट सिंग, डू द गर्ल्स नॉट सिंग। तो इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव ये 4 प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। हमने इसमें बताया था पहचान में कि ऐसा कोई भी शब्द बाद में आ सकता है जो यह संकेत करता है कि वाक्य भूतकाल का है। कोई जरूरी नहीं कि था थे ही आए। उठा बैठा, खेला कूदा, गाया रोया, खाया पिया, पढ़ा लिखा, समझा बूझा, कुछ भी आ सकता है। तो ये सब आपके पास्ट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। इसका अफर्मेटिव बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देना है।
एक वचन और बहुवचन कतई नहीं देखना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म आपको लगाना है। बच्चा रोता था, द चाइल्ड वेप्ट, द चाइल्ड वेप्ट। बच्चियां गाती थी, द गर्ल्स sang, सिंग, sang, संग। तीनों फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। तो sang सेकंड फॉर्म, द गर्ल्स sang। अध्यापक पढ़ाता था, द टीचर taught, द टीचर taught। तो इस तरह से कौवा बैठा था, द क्रो sat, द क्रो sat। बंदर कूदा, बंदर कूदा, द मंकी jumped, द मंकी jumped। चिड़िया उड़ी, चिड़िया बहुवचन है, द बर्ड्स, और उड़ी फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो फ्लू हो जाएगा, द बर्ड्स फ्लू। यानी एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ आपको क्रिया का सेकंड फॉर्म ही लिखना है। इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है। अब आ जाती है बात निगेटिव की। निगेटिव जब वाक्य बनता है तो इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड। क्या है? डिड। ये केवल एक हेल्पिंग वर्ब है। और जब डिड लग जाएगा तो क्रिया मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूडज लगाएं, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाएं, सबके साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। बच्चा नहीं रोता था, द चाइल्ड डिड नॉट वीप, द चाइल्ड डिड नॉट वीप। लड़कियां नहीं गाती थी, द गर्ल्स डिड नॉट सिंग, द गर्ल्स डिड नॉट सिंग। बंदर नहीं कूदते थे, द मंकीज डिड नॉट जंप, द मंकीज डिड नॉट जंप। तो डिड नॉट के साथ आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अब आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य तभी बनते हैं जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले आती है और वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है। क्या बच्चा रोता था, तो डिड पहले लगाएंगे, डिड द चाइल्ड वीप। क्या बच्चियां गाती थी, डिड पहले लगाएंगे, डिड द गर्ल्स सिंग। क्या बंदर कूदते थे, तो डिड पहले लगा लेंगे, डिड द मंकीज जंप। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्या बच्चा नहीं रोता था, डिड द चाइल्ड नॉट वीप। क्या बच्चियां नहीं गाती थी, डिड द गर्ल्स नॉट सिंग। क्या बंदर नहीं कूदते थे, डिड द मंकीज नॉट जंप। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट के 4 वाक्य और पास्ट के 4 वाक्य। अब बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर का मतलब भविष्यत काल या आने वाला समय। इसमें वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या खाया पिया रोया गाया उठा है। तो इस तरह से खाया पिया गया, खाएगा पिएगा रोएगा गाएगा, ये शब्द आएंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएंगे। तो ये आप फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान कराते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखो। अभी तक तुमने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन दोनों टेंस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया गया। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता, यानी विल या शैल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होने लगता है। चारों वाक्यों में यहाँ विल और शैल का प्रयोग होगा। जैसे विल का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई और वी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैं और हम, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें शैल का प्रयोग होता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे वी हो, चाहे राम हो, चाहे मोहन हो, एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सब में विल का प्रयोग।
मैं और हम यानी आई और वी को छोड़ करके जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होंगे सब में विल का प्रयोग किया जाएगा। और विल और शैल जब लग जाएगा, जब हेल्पिंग वर्ब लग जाता है किसी भी टेंस में, आपने देखा प्रेजेंट में भी जब टू डज लगा क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में देखा जब डिड लगा क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ भी जब विल शैल लग रहा तो